नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान है हकीम मोहम्मद यासीन, पीडीएफ के चीफ हैं। यासीन साहब, आपका स्वागत है। ओके, शुक्रिया जी। यासीन साहब, आपकी पार्टी की जो मान्यता थी वो रद्द हो गई है, क्या कहेंगे आप? क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, वो मसला इस तरह है कि ये जो हमारा सेंट्रल ऑफिस था वो राजबाग में था और हमारी रजिस्ट्रेशन राजबाग के उस जो हमारी बिल्डिंग थी उसी के नाम पर हुई थी। तो कम्युनिकेशन गैप रहा, वो चिट्ठियां भेज रहे थे, ये भेज रहे थे, तो वो हमने दूसरी जगह सैलाब के बाद शिफ्ट किया। तो हमने उनको आगाह नहीं किया था। जहां चिट्ठियां जा रही थी उनको जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए कि हमारा दफ्तर था ही नहीं उधर। और उसके बाद उन्होंने सोचा शायद दफ्तर ही बंद किया, और यही एक कारण है उन्होंने जो लिखा उसमें। जी। तो डिलिस्ट किया उन्होंने। बाकी मैंने उनके साथ मसला टेकअप किया इलेक्शन वालों के साथ। जी। उन्होंने 30 दिन का वक्फा दिया है कि इसके बारे में हमने आज जवाब उनको भेज रहे हैं, जो अपने उजरात है, मामलात है। बाकी पार्टी जो पीडीएफ है उस पर कोई एम्बार्गो नहीं है, काम करने पर कोई एम्बार्गो नहीं है, अपनी एक्टिविटी चालू रखने पर कोई इस पर आंच नहीं आएगी। सिर्फ इतना कम्युनिकेशन गैप का मसला था। कम्युनिकेशन गैप की वजह से उन्होंने डिसलिस्ट किया इसको। जी। हकीम साहब, आप पीएचईडी का हिस्सा क्यों नहीं बने? क्यों आप थोड़ा सा अलग से रहे इनसे? क्या कारण लगता है आपको? पीएचईडी का हिस्सा क्यों नहीं बने? देखिए, मसला तो एक है, काम भी हम किसी भी जगह कर सकते हैं। जितने समस्याएं हैं, मामलात है, वो हर एक के सेम है। और इसलिए उन्होंने ऑफर भी की, ये भी की। हमने कहा जो जम्मू कश्मीर के मामले को यहाँ के इस जो हमारे सियासी मसले हैं, इक़्तिसादी मसले हैं, दूसरे मामलात है, तो जो उनको सपोर्ट करेगा हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि पार्टी तो अपना मंशूर है हमें, मैं अपनी पार्टी को किसी के साथ जम नहीं करना चाहता हूं, बल्कि उस पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के एकता के लिए, इत्तेहाद के लिए, अमन के लिए और यहाँ के इज्जत व आबरू के लिए, जवानों के रोजगार के बारे में, जमीन के बारे में बात करेंगे। हम उनको किसी को भी सपोर्ट करेंगे। हकीम साहब, ये केंद्र सरकार आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी के रूप में देखती है और अलग अलग प्रयोग करती है? देखिए, मैंने बहुत पहले कहा कि जम्मू कश्मीर के स्टेट को जो पहले थी, एक जमाने में ये मुल्क के नाम से जाना जाता था जम्मू कश्मीर। अब उसके बाद एक स्टेट थी और इस स्टेट को अजीब सी सूरत में गैर कानूनी तौर यूटी में तब्दील किया, जबकि यूटी को ही स्टेट में तब्दील करना होता है। तो यहाँ बरक्स हुआ, बल्कि स्टेट को यूटी का दर्जा दिया गया, जो नामुनासिब है और लोगों के साथ नाइंसाफी है। और मैंने पहले भी कई बार आपके वसातत से इंटरव्यू में कहा, यहाँ के हर एक ने मरकज में जिसकी भी सरकार आई, उन्होंने जम्मू कश्मीर को अपना तजुर्बा बनाया। जिसकी जो मर्जी होती वो करते हैं, लोगों के ख्याल नहीं रखते हैं, लोगों के मामलात और मसाइल यहाँ की ये दूसरी स्टेटों के बरक्स है। इसकी अपनी अहमियत है, अपनी अफैदियत है। उन चीजों का जब तक ध्यान न दे, काम हम जितना भी करें, जितना भी कहे, मगर जब तक लोगों के दिलों को न जीत जाएगा तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। हकीम साहब, ये जो कह रहे हैं कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 और 1951 के तहत नए वोटर बनाए जाएंगे जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, उसको लेकर के भी विवाद बना हुआ है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमने जो
जो इससे पहले यहाँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने साहब ने मीटिंग बुलाई थी, हमारे पार्टी को भी उसमें मदऊ किया गया। हम जी। वहां गए, अपने अपना व्यू पॉइंट गया, हमने इनको कहा कि ये समझाया जाए कि 3 साल में ही 25 लाख वोटर कैसे बने, जी। और अगर कोई किसी को यहाँ एंट्री या डेमोसाइल या किसी तरीके से एंट्री करनी है, उसकी एक तरीकाकार वाज़ह है, एक कानून है, एक ज़ाब्ता है। जब वो ज़ाब्ते के तहत यहाँ का हो सकता है, पहले देखना है कि कहीं उसका वोट दर्ज मत है, वोट एक ही जगह पर होना चाहिए। इसलिए हमें अभी भी शकूक है, अभी भी मशकूकियत है कि फर्मली उसको क्लियरिफिकेशन नहीं दी जाती है, बल्कि गोल मोल में कहा जाता है कि कैसे बढ़ गए। लोगों के सामने बाज़ाब्ता वर्कशॉप लगाए, इस बारे में मीटिंगें करे और हमें इस शुबा से निकाले कि ये 25 लाख वोट कैसे बनते हैं और कहाँ बनते हैं। हकीम साहब, आप रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं काफी लंबे समय से, आप पावर में भी रहे हैं। आपने अपने टेन्योर में कभी ये नहीं सोचा कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को भी राइट बनता है, यहाँ पे उनको ऑनरशिप राइट मिलने चाहिए, वाल्मीकि समाज को? वो ह्यूमैनिटेरियन मामला है, उसको ह्यूमैनिटेरियन तरीके से देखने की जरूरत है, मगर जहां तक दूसरे मामलात है उनको भी देखने की जरूरत है कि हमारे इस जो हमारी अपनी बुनियादी जो यहाँ का दर्जा है, खुसूसी दर्जा था, जिसको कानूनी तौर हटाया गया, कि जब कल ही उन्होंने हम पूछा कि महाराजा साहब की जो छुट्टी का ऐलान किया गया, वहां उन्होंने कहा कि ये लोगों के जज्बात का हमने ख्याल रखा। अगर वहां लोगों के जज्बात का ख्याल रखा गया तो यहाँ के लोगों के जज्बात का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है? और हम भी उसके मुस्तहिक है, हमने उसका कोई विरोध नहीं किया। अगर उनके जज्बात है, यहाँ के लोगों की भी जज्बात है, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होने के कारण कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, कितना नुकसान हो रहा है, पब्लिक और सरकार के बीच में कितना फासला बढ़ बिल्कुल, गया ये है। हम बार बार कहते रहे हैं कि गवर्नर राज कितना, लेफ्टिनेंट गवर्नर राज का साहब का राज कितना भी अच्छा हो, मगर ये जमहूरी निज़ाम का मुतबादिल नहीं हो सकता है, जहां लोगों को आज़ादी है अपनी बात कहने का, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखने का, हुकूमत के पास ले जाने का, और ये जितने भी यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जितना जल्दी मुमकिन हो सके और लोगों को दिल जीतने के लिए, यहाँ के तमाम पहलुओं को हल करने के लिए एक मुंतखबा सरकार ही की जरूरत है, चाहे कोई भी आए, मगर एक मुंतखबा सरकार, अवामी सरकार कायम हो। इसलिए सेंटर को चाहे अपने वादे पर कायम दायम लेकर वो कहे कि उन्होंने स्टेटहुड का वादा तो पहले ही किया है, और उन्होंने जमीन, मुलाजमत और दूसरी चीजों का वादा बजाते खुद पार्लियामेंट में किया है, उसको अमलाने की जरूरत है। बेहतर रहता अगर कि इलेक्शन से पहले वो स्टेट बहाल करते, तो उससे बिल्कुल नजदीकियां और आ जाते और दोनों तरफ मजबूती हो जाती। तो क्या करे, वो उनका काम है, उनका वादा है, मगर जितना जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन करे। ये जितने भी मुश्किलात और मामला, चाहे सियासी हो, इक्तिसादी हो या और दीगर जुड़े हुए मामलात है, इसका मदावा और हल सिर्फ इलेक्शन है और मुंतखबा सरकार है। हकीम साहब, जिस तरीके से सज्जाद गनी लोन की बात करें, अल्ताफ बुखारी की बात करें, अब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का हाथ है उनके ऊपर। देखिए, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि मेरा अपना है, किसकी क्या सोच है, उनको उस बारे में अपने तरीके सोचना है, उन्होंने क्या मुनासिब समझा होगा तो वो उनसे आप पूछ सकते हैं, मुझे तो आप अपने बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी पार्टियां कश्मीर में एक्टिव हो गई हैं, जिससे कश्मीर यूनाइट हम नहीं भी रहेगा। एक्टिव है, एक्टिव तो सारे हैं,
जी मगर इलेक्शन के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जाता है। एक्टिव मौसर तरीके से तब हम सामने आएंगे जब वाकई एक वाज़ेह इशारा मिले कि मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन होने वाले हैं। तब आप देखेंगे इलेक्शन ही आवाम एक सुप्रीमो है, पावर है, लोग जिनको मुंतखब करे तो ये हुकूमत उन्हीं का हक बनता है। मगर पहले तो वाज़ेह हो जाए कि इलेक्शन कब होने वाले हैं। अभी उसमें कोई वाज़ेह इशारा तो नहीं मिल रहा है। हकीम साहब 2019 5 अगस्त 2019 के बाद क्या बदलाव आया है जम्मू कश्मीर में? इसको छोड़ करके यूटी बना दिया गया, इसके अलावा क्या बदलाव आपको लगता है? आपको देखा तो अगर हम कहेंगे बदलाव आया है, मगर किस तरीका का बदलाव आया है उसके लिए मुझे वक्त चाहे कहने के लिए, तो उसकी मैं वजाहत करता कौन सा बदलाव आया है। वो अयान है, वो जमीन पर क्या हकाइक है। आम लोग कहते हैं कि अगर बदलाव आया होगा तो वो एक्सेप्ट करते, अगर नहीं है तो वो आप सुनते हो रोजमर्रा हर एक पॉलिटिकल पार्टी से भी और सोशल एक्टिविटीज से भी और लोगों से भी। कोई दिखाए, उसका व्हाइट पेपर इशू करे, कौन सा बदलाव, कितनी डेवलपमेंट, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी बेरोजगारी को खत्म किया, कितने मेगा प्रोजेक्टों की बुनियाद डाली गई, जो पुराने प्रोजेक्ट है क्या उनको कंप्लीट किया गया या नहीं। अभी वो उसी मोड पर है, उसी जगह पर है जहां साबिका सरकारों ने वो छोड़ दी। लेकिन हकीम साहब टाल क्लेम करती सेंट्रल गवर्नमेंट, कहती है कि अब पत्थरबाजी नहीं होती है, हुर्रियत का शेड्यूल कैलेंडर्स नहीं आता है, इसको तो मानना पड़ेगा। स्टोन पेंटिंग नहीं, हुर्रियत की एक्टिविटी बंद। देखिए, हम खुश है कि अमन के लिए चीजें जरूरी है कि अगर कोई चीज ठीक हो हमें वो मानना चाहिए, मगर हमें देर पा के बारे में सोचना चाहिए, मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहे ये सिलसिला जारी रहे, उस बारे में सोचना है। उसके लिए बहुत कुछ इकदाम उठाने की जरूरत है, दिल जीतने की जरूरत है, और वो चीजें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। कभी दोस्त दबाव या दूसरे तरीकों से अगर हम कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, मैं समझता हूं नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हो पाएगा? डू यू थिंक कि इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हो पाएगा? सर जरा थोड़ा मैंने सुना नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही है हकीम साहब जी। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, इलेक्शन ही आपको लगता है कि एक हल है इस वक्त जो लोगों में नाराजगी है, लोग एनॉयड हैं? देखिए, एक स्टेटहुड और जो पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर ने कहा, उस पर अमल करने की जरूरत है। और इलेक्शन सबसे अहम है जहां लोग फ्रीली ये जो ये ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है, ये कोई मुतबादिल नहीं है, ये कोई हल नहीं है, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अवामी सरकार को अवाम के पास अकाउंटेबिलिटी होती है, और जो कोई करता है उसका जवाब भी देना पड़ता है। इसलिए इस वक्त कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अफसरों को जो मर्जी है वो करते हैं, लोगों की जो मर्जी होती है तो उसको कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए इलेक्शन अहम है। लेकिन हकीम साहब पंचायत भी है, बीडीसी भी है, डीडीसी भी है, वो भी तो इलेक्टेड मेंबर हैं। बिल्कुल, हमने मान लिया। और आपको मालूम है किस तरीके से किन वजूहात में इलेक्शनों को अमली जामा पहनाया गया। वो ठीक है, वो अपना काम करते हैं। जिसने अच्छा काम किया लोग जज करते हैं, जिसने नहीं किया उसका भी लोग जज करते हैं। ठीक है, एक वो जमहूरियत में एक पहला स्टेप है। इसको ये 3 टियर सिस्टम जो इन्होंने बनाया, इसको मजीद मुस्तकम और वसअत देने की जरूरत है, और उनको उस ढंग से चलाने की जरूरत है जो ये सरकारी तौर कहते हैं।
बल्कि ग्राउंड पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हकीम साहब, अभी रिसेंटली सरकार ने यह फैसला लिया कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी होगी। क्या आपको लगता है कि अगर महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी होती है तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिन पर भी छुट्टी होनी चाहिए? ये डिमांड भी उस तरफ से उठ रही है। मैंने पहले ही कहा उस पर खुश है, मगर जिन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है, जो पहले थे उनको रेस्टोर करने की जरूरत है। हर एक की कंट्रीब्यूशन है, हर एक ने जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए लड़ा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक के लिए कुर्बानियां दी है, तो किसी चीज को बोलने की जरूरत नहीं है। हकीम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार दोबारा बताएंगे आप? जी, आपकी आवाज नहीं आई। मैंने पूछा था आपसे, महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर छुट्टी है, क्या शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन पर भी छुट्टी होनी चाहिए? क्यों नहीं, उसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है। और वो जो 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 भी तवारीख कश्मीर में है, उसमें शेख साहब का बड़ा अहम रोल है, रहा है। तो जो महाराजा साहब के बारे में हमें एहतराम है, और छुट्टी हुई, ठीक है, एक बात मानी गई। इसी तरह उस चीज को भी रेस्टोर किया जाए, क्योंकि उसने कौम के खातिर, सेकुलरिज्म के खातिर, जमहूरियत के खातिर कुर्बानियां दी, और उसके बड़े बड़े कारनामे हैं जो तवारीख में दर्ज है। तवारीख को कोई भी शख्स मस्क नहीं कर सकता है। जी, क्या अगर आज से हालात बनते हैं तो आप पीएचडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे अगर बीजेपी को रोकना है तो? क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है 50+ सीट्स का। सुन नहीं पाया। हकीम साहब, क्या अगर ऐसे हालात बनते हैं कि आपको पीएचडी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़नी पड़ती है, तो क्या आप लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए? देखिए, मैंने कहा कि हमारा अपना मंशूर है, वो लोगों का है, लोगों की बात है। पहले इलाक तो हो चुका है, उस पर कोई अनाय नहीं है। यह हमारे बुजुर्गों ने किया, एक इस तरीके से किया, कैसे किया, वो एक हिस्ट्री है। तो लिहाजा मुझे जो अपना है कि मैंने किसी के साथ आज तक हाथ नहीं मिलाया। हर एक पार्टी को अपना अपना हक है बात करने का, इसी तरह हमको भी हक है बात करने का, इलेक्शन लड़ने का, वो भी हमारे स्टेट के बहबूदी के लिए, आवाम के लिए, तीनों खुतियों के यकसान तरक्की के लिए, बिला इस मजहब मिल्लत के। हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।